हम लोग बात कर रहे थे 916 पे नियोजन के विषयों में, नियोजन संबंधी विषयों में समानता रहेगी, इस पर बात हो रही थी। और नियोजन संबंधी विषय कौन कौन से बताए गए, इस पर बात हुई थी कि नियुक्ति ये नियोजन संबंधी विषय, प्रोबेशन ये नियोजन संबंधी विषय, प्रमोशन, ट्रांसफर, इन सब में समता रहेगी। और समता प्रैक्टिकली कैसे सुनिश्चित की जाएगी, इस पर बात हुई। वर्गीकरण है, इसके माध्यम से समता सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद जो बात चलनी है, समान कार्य के लिए समान वेतन। इस नाम की कोई चीज फंडामेंटल राइट के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड बिल्कुल नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ कहा गया है उसका जब सम्यक विश्लेषण ये किया जाएगा तो समान कार्य के लिए समान वेतन ये सिद्धांत दिखाई देने लगेगा। 4 बातें जिनके आधार पर यह सिद्धांत भारत के संविधान में शामिल मान लिया गया है, और जिस मुकदमे में माना वो प्रमोद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नहीं, वर्सेस ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। यस, प्रमोद कुमार भारतीय वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस मुकदमे में माना कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये इनहेरेंट है। किसमें? अनुच्छेद 14 में। और जो कुछ अनुच्छेद 14 में इनहेरेंट है वो अनुच्छेद 16(1) में भी इनहेरेंट है, क्योंकि शब्दों में कोई अंतर था नहीं। जो अंतर था सिर्फ नागरिक और विदेशी, इसका था। 14 में कहा था कि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता होगी और विधि का समान संरक्षण होगा। बस ये बताया ही नहीं था कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण ये किसके संबंध में लागू होगा, अर्थात ये घोषणा जो अनुच्छेद 14 में है ये किसको लक्ष्य करके कही गई है, ये वहां नहीं कहा। इसका मतलब ये हो गया कि अनुच्छेद 14 की जो घोषणा है वो हर उस व्यक्ति से संबंधित है जो भारत के राज्य क्षेत्र में मौजूद, उसे विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण यह हासिल होगा। और हमने कई बार कहा था कि उपयोगी वस्तु तो उसका जो उपयोग है वो उपयोगकर्ता पर निर्भर है, न तो कोई वस्तु स्वयं में उपयोगी है और न ही कोई वस्तु स्वयं में हानिकर है। वस्तु या विचार ये तो तटस्थ है। व्यक्ति जो उस वस्तु या विचार का उपयोग कर रहा है वो स्वयं में कैसा है, परिणाम वैसे ही आएंगे। अनुच्छेद 14 कहता विधि का समान संरक्षण भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में होगा। बड़ा ठीक है, सोच समझकर और बहुत अच्छे भावों से प्रेरित होकर यह बात लिखी गई थी, लेकिन इसका दुरुपयोग कैसा हुआ कि जब हमारे देश पर आतंकवादी हमले होते हैं तब विशेष ट्रेनिंग देकर उन लोगों को भेजा जाता है यहां अपराध करने के लिए जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट की सीमा में आए, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट की सीमा में आ गए तो उनके साथ विशेष व्यवहार होगा और वो सजा भी उन्हें नहीं मिलेगी जो सजा एक सामान्य अपराधी के लिए प्रोवाइड रहेगी।
और जबकि वे एक सामान्य अपराधी के, ठीक है, अगर एक सामान्य अपराधी से उनका कंपैरिजन करें तो वो मोस्ट डेंजरस है सोसाइटी के लिए, ठीक है। लेकिन विधि का समान संरक्षण, ये बात शामिल बहुत अच्छे उद्देश्यों से प्रेरित होकर की गई थी, लेकिन उसका दुरुपयोग कैसा हो रहा है ये दिखाई देता। और इसीलिए फिर आतंकवादियों से निपटने के लिए अलग से कानून बनाने पड़ते हैं और उन्हें कठोर कानून कहा जाता है। कठोर कानून क्यों? हमने आपसे कई बार चर्चा की है कि कानून की जो कठोरता है ये दंड पर आधारित नहीं होती है, ये प्रक्रिया पर आधारित होती है। आपको कई बार हमने ये बात बोली कि आपके मन में ये विश्वास जरूर है कि कठोर कानून उसे कहते हैं जिसमें बड़े कठोर दंड प्रोवाइड हो। तो फिर आईपीसी बहुत कठोर कानून है क्योंकि उसमें कई अपराध ऐसे हैं जिनमें मृत्युदंड प्रोवाइड है और मृत्युदंड से बड़ा कोई दंड होता ही नहीं। लेकिन आईपीसी को कठोर दंड, कठोर विधि या स्ट्रिंजेंट लॉ ये नहीं कहते हैं। दंड की कठोरता का कोई संबंध कानून की कठोरता से होता ही नहीं। कानून की कठोरता का संबंध हमेशा प्रक्रिया से होता है। आईपीसी इसके अंतर्गत किसी अपराध को करने का आरोप आप पर लगा तो जो अन्वेषण चलेगा वो सीआरपीसी के मुताबिक चलेगा, जो उसका विचारण होगा वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक होगा। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अनेक प्रकार के साक्ष्य को अग्राह्य घोषित कर देगा। वो कहेगा विशेषाधिकृत संसूचनाएं अग्राह्य हैं। वो कहेगा कि पति और पत्नी के बीच वैवाहिक संस्थिति इसके जारी रहते हुए एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को जो सूचना दी गई वो कितनी भी सुसंगत हो साक्ष्य में अग्राह्य है। वो ये घोषित करेगी कि पुलिस अधिकारी के समक्ष यदि कोई संस्वीकृति की गई अग्राह्य है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो इन सारे साक्ष्यों को ग्राह्य घोषित कर दे तो उस कानून को कठोर कहा जाएगा, और जबकि वो कानून प्रक्रिया से संबंधित होगा, दंड से उसका कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए आतंकवादियों से निपटने के लिए फिर अलग से कानून बनाने पड़ते हैं। समस्या फिर भी वही रहती है। अब डिफाइन करना है आतंकवादी कौन, क्योंकि आप कहते हैं आतंकवादी इसके लिए अलग से कानून होगा। वो सामान्य कानूनों के अंतर्गत आतंकवादी ने हत्या की और एक हत्यारे ने हत्या की, दोनों बातों में फर्क है। हत्यारे ने हत्या की तो उसे सामान्य दंड मिलना चाहिए। आतंकवादी ने हत्या की, अब बात अलग हो गई। ये हत्याएं एक जैसी नहीं है। हत्यारे द्वारा की गई हत्या शिकार के प्रति घृणा इससे उद्भूत होती है। वो घृणा करता है उस व्यक्ति से जिसकी वो हत्या करता है, या उसका कोई विशेष उद्देश्य होता है जिसको वो संतुष्ट करना चाहता है, और वो उद्देश्य व्यक्तिगत उसी से संबंधित होता है या उसके मिलने जुलने वालों से संबंधित होता है। बहुत पैसे के लिए आप हत्या कर दोगे, भाड़े के हत्यारे हो गए, तो भी जो पैसा मिलना वो आपके लिए है। लेकिन आतंकवादी ये अपने लिए हत्या नहीं करता, वो जिनको मारता है उनकी मृत्यु से स्वयं इसे कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होना। ये फर्क है दोनों बातों का। इसलिए हत्यारे द्वारा की गई हत्या और आतंकवादी द्वारा की गई हत्या एक सी आंकी नहीं जा सकती। आप ये नहीं कह सकते
कि परिणाम हत्या है, इसलिए दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होनी चाहिए। यही बात अभी जुड़ेगी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क में, इसीलिए ले रहा हूं, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में जुड़ेगी। आतंकवादी द्वारा की गई हत्या अलग बात है और हत्यारे द्वारा की गई हत्या अलग बात है। आप परिणाम के आधार पर दोनों कृत्यों को एक जैसा नहीं देख सकते, इसलिए अब आतंकवादी को डिफाइन करना पड़ेगा। अब फिर वही बात आ गई कि डिफाइन करने वाला कौन है। मैं तो इस बात का होगा, वो जो डिफाइन करके रखेगा डेफिनेशन वो ली जाएगी, ठीक है। और इसके बाद चलिए डेफिनेशन भी ठीक आ जाए, लेकिन इंप्लीमेंट करने वाली जो अथॉरिटी होगी वो कौन होगी? एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव में जैसे ही एग्जीक्यूटिव बोला जाता है वैसे आपके दिमाग में चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ये आने लगता है। ये टॉप एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है सबसे निचले कर्मचारी से लेकर राष्ट्रपति तक। तो डीएम, एसपी, कमिश्नर, इन्हीं को तो देंगे आप इंप्लीमेंट करने का हक ऐसे कानून को। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर यही तो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। अब आप आतंकवादी नहीं है, डेफिनेशन इसके मुताबिक आप आतंकवादी नहीं है, लेकिन हमने लिख दिया। अब विचारण कौन करेगा कि है या नहीं है? भाई अब तो विचारण होगा, हम कहते हैं, आप कहते नहीं है, यही तो मुकदमा है हर मामले में। अब विचारण तो नॉर्मल कोर्ट्स करेंगे, या उस विशेष विधि में कोई विशेष न्यायालय बना होगा तो वो करेगा। तो वो एक दिन में तो कर नहीं लेगा। और जब स्ट्रिंजेंट लॉ है, जब कठोर कानून है, तो हो सकता है उसमें बेल के प्रोविजन वो भी ना हो। तो आप कितना दुखी होंगे, ठीक है, ये देखने लायक होगा। और क्यों हुए? क्योंकि स्ट्रिंजेंट लॉ, इसे बनाना गलत नहीं था। स्ट्रिंजेंट लॉ खुद में गलत नहीं है, वो तो ठीक है, क्योंकि आतंकवादी से सामान्य कानून से हम निपट ही नहीं सकते। तो वो कानून तो ठीक है, इंप्लीमेंटेशन या इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी ये गड़बड़ हो गई। तलवार स्वयं में तटस्थ है, तलवार ना अच्छी है ना बुरी है, ठीक है। तलवार इसका कोई अर्थ नहीं। तलवार किसके हाथ में है इसका मतलब होता है न्यूक्लियर बम हिंदुस्तान के पास हो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पॉलिसी कभी किसी पर आक्रमण की रही नहीं। इवन 4-6 आक्रमण हम सहते हैं, उसके बाद जवाब देने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे लोगों के हाथ में न्यूक्लियर बम, ये मानवता के लिए खतरा है। आप इक्वल स्टेटस पर नहीं रख सकते, और अगर रख रहे हैं तो राजनीतिक या कैसी भी मजबूरियां आपकी क्यों न हो, जिन्हें रखा नहीं जा सकता युक्ति संगत तौर पर। तो चीजें खुद में अच्छी या बुरी नहीं है। अनुच्छेद 14 खुद में बहुत अच्छा है, जो कहता है विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता, लेकिन इसका दुरुपयोग होता है। उसका दुरुपयोग कौन करते हैं? आतंकवादी। इसका दुरुपयोग कौन करते हैं? अपराधी। जानबूझकर बच्चों से कराएंगे, ठीक है, खुद जाएंगे नहीं। अब आप कहेंगे कि अबेटर के तौर पर तब भी दंडनीय हो जाए, क्योंकि अब हम लोग आईपीसी शुरू ही करने वाले हैं। वहां लिखा है कि अब जो कृत्य का करता है वो अपनी आयु या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण भले ही अपराध करने में अक्षम हो, किंतु उसे दुष्प्रेरित करने वाला अपने आशय के मुताबिक दुष्प्रेरक और दंडनीय हो सकेगा। लेकिन इसे प्रैक्टिकली साबित करना कितना कठिन है, ठीक है, ये एक अधिवक्ता या एक जज यही जान सकता है कि तो प्रैक्टिकली साबित करना कितना कठिन है। और जब तक साबित नहीं करेंगे आप, तब तक कुछ होने वाला नहीं। और अगर
बिना साबित हुए कुछ होने लगे तो ये उससे ज्यादा गड़बड़ बात होगी, क्योंकि चीजों का दुरुपयोग होते समय नहीं लगता, इसलिए उससे ज्यादा खराब बात होगी। तो चीजें खुद में खराब नहीं है, वो किसके द्वारा उपयोग हो रही है इसमें खराब है। और जो नीच टाइप का, धूर्त टाइप का आदमी है, वो यही कहता है कि वो करे तो कुछ नहीं, कृष्ण करे तो जाने क्या, और हम करें तो जाने क्या। ये ठीक है अपने में, कृष्ण करे तो ठीक है, कृष्ण करेंगे तो लीला ही होगी, और तुम करोगे तो जाने क्या ही होगा। ये एकदम ठीक है अपने में। लेकिन जो धूर्त और दुष्ट है वो इस ढंग के तर्क पकड़ता है। तो आप देखेंगे अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष समानता। और अनुच्छेद 14 का ये जो प्रिंसिपल है, इसी को उठाकर 16 में रख दिया। शब्द केवल इस हद तक परिवर्तित हुए कि 14 में भारत के नागरिक शब्द का लोप, और क्योंकि 16(1) में भारत के नागरिक शब्द आ गया। 14 में विधि का समान संरक्षण और विधि के समता, ये किसी विशेष क्षेत्र या विषय से संबंधित तो नहीं है। सामान्य तौर पर विधि के समता और विधि का समान संरक्षण दिया गया, अर्थात जीवन के सभी क्षेत्रों में विधि के समता और समान संरक्षण दिया गया। ये इनहेरेंट उसमें से होता है। 15 और 16 में बात सिर्फ इतनी आ जाती है कि वहां विशेष क्षेत्र नोटिफाई कर दिए गए, बस इतनी सी बात है। लेकिन प्रिंसिपली जो 14 है वही 16 है, और वही 16(1) और 16(1), 16(2) मिलकर एक कंप्लीट कोड का निर्माण करते हैं। क्योंकि अगर हम आपको यह बताएं कि आप क्या करोगे और ये न बताएं कि आप क्या नहीं करोगे, तो मामला आपकी बुद्धि और विवेक इस पर आ जाता है कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। इसका कोई डिमार्केशन अथॉरिटी द्वारा तो हुआ नहीं, तो फिर आपकी बुद्धि और विवेक ये अथॉरिटी बनती है, और आप से ये अपेक्षित है कि आप करने योग्य ही करो और न करने योग्य ही न करो। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप एक ठीक आदमी होंगे, और अगर आप ठीक भी हो तो भी भूल त्रुटि गलती ये संभव है। लेकिन अगर आप दुष्ट व्यक्ति हैं तब तो आप इस स्थिति का लाभ उठाएंगे, ठीक है, और कुछ भी करेंगे और कहेंगे मना तो कुछ है नहीं। इससे बेहतर यह होता है कि जब संवेदनशील विषयों से व्यवहार हो तो आपको यह भी बताया जाए कि आप क्या करोगे, और यह भी बता दिया जाए कि आप क्या नहीं करोगे। और यही 16 है। 16(1) कहता है कि राज्य अपने अधीन, प्राइवेट सेक्टर में नहीं, राज्य अपने अधीन, शब्द ये महत्वपूर्ण है। उसने कहा अपने अधीन, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं की है। राज्य अपने अधीन नियोजन और नियुक्ति संबंधी विषयों में अपने नागरिकों में विभेद नहीं करेगा, ठीक है। और फिर 16(2), ठीक है, विभेद नहीं करेगा, ये 14 से चलेगा, ठीक है। और विभेद नहीं करेगा ये निगेटिव टर्मिनोलॉजी में लिखा, ये भी नहीं है, पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी में लिखा है कि राज्य के अधीन किसी पद या नियोजन पर नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, ये कहा। विभेद नहीं करेगा, निगेटिव टर्मिनोलॉजी की बात नहीं, अवसर की समता होगी। मीनिंग देयर भाई राज्य सुनिश्चित करेगा कि अवसर की समता रहे। लेकिन यह भी बताना पड़ेगा कि अगर अवसर की समता उपलब्ध कराने के लिए वर्गीकरण करना पड़े तो किन आधारों पर वर्गीकरण नहीं किया जाएगा,
ये भी बताना जरूरी है। तो 16(2) में वो बात बता दी। तो एक कंप्लीट कोड 16(1) और 16(2) से बनता है। तो क्या होगा, नियुक्ति से संबंधित विषयों में, और नियुक्ति से संबंधित विषय हम लोगों ने देखे थे, नियुक्ति, प्रमोशन, प्रोबेशन, सीनियोरिटी, टर्मिनेशन। सीनियोरिटी ये फंडामेंटल राइट नहीं है। बस जब 16(4) हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि प्रमोशन में रिजर्वेशन ये मिलेगा, ठीक है, तब सीनियरिटी को फिक्स करने की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो होगा क्या कि एक व्यक्ति रिजर्व कैटेगरी में आने के कारण जल्दी प्रमोट हो जाएगा, और अनरिजर्व कैटेगरी का जो आदमी है उसे प्रमोट होने में समय लगेगा, और जब वो प्रमोट होकर उस वर्ग में पहुंचेगा तब तक ये पता लगेगा कि उस वर्ग में जो रिजर्व कैटेगरी का आदमी था वो वहां भी सीनियर हो गया। अब अगर सीनियरिटी कम मेरिट ये रूल लगा फर्दर प्रमोशन के लिए, तो भी रिजर्व कैटेगरी का आदमी ही प्रमोशन पाएगा। और क्योंकि प्रमोशन पाना या रिजर्वेशन पाना किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर जरूरत होगी फर्दर प्रमोशन की जो पोस्ट है वहां भी रिजर्वेशन दिया जाए तो दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर फर्दर प्रमोशन पर रिजर्वेशन न भी दिया जाए, ठीक है, फर्दर प्रमोशन पर रिजर्वेशन न भी दिया जाए तो भी रिजर्व कैटेगरी का आदमी ही प्रमोट हो जाएगा उस दशा में जब सीनियरिटी का मेरिट ये रूल लग रहा होगा, क्योंकि तब तक वो उस कैडर में सीनियर हो गया। एसडीएम, इसे डीएम के रूप में प्रमोट करने के लिए आपने रिजर्वेशन दे दिया, एक रिजर्व कैटेगरी का आदमी डीएम हो गया, एक जनरल कैंडिडेट एसडीएम ही रहा, उसके बाद वो भी डीएम होकर सेम कैडर में आ गया। कमिश्नर के पोस्ट पर फर्दर प्रमोशन होना है, और कमिश्नर की पोस्ट पर कोई रिजर्वेशन दिए जाने की जरूरत दिखी नहीं, क्योंकि होगी कोई आवश्यक तो नहीं है, रिजर्वेशन किसी का फंडामेंटल राइट ये भी नहीं है। अब कमिश्नर की पोस्ट पर मानिए प्रमोशन दिए जाने की कोई जरूरत नहीं है, और प्रमोशन के लिए दो रूल कल आपसे चर्चा की थी, मेरिट कम सीनियरिटी और सीनियरिटी कम मेरिट। वो अकॉर्डिंग टू पोस्ट देखे जाएंगे कि कौन सा नियम हम लगाएं। अब मानिए सीनियरिटी कम मेरिट ये लगाया जाता है, अब रिजर्वेशन ये भी नहीं है, लेकिन पार्शियली रिजर्वेशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट पहले डीएम हो गया था, और डीएम के रूप में जो अनरिजर्व कैटेगरी का आदमी है उसकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो कम है, जबकि अपॉइंटमेंट डेट से देखें तो वो सीनियर बैठ रहा है, ठीक है, लेकिन कमिश्नर ये बन जाएगा। इसलिए सीनियरिटी ये फंडामेंटल राइट नहीं है, सीनियरिटी नियमों के मुताबिक फिक्स की जाएगी, नियमों से फिक्स की जाएगी। और नियम कैसे होंगे? जस्ट, फेयर और रीजनेबल। तो हम लोग देखेंगे यम नागराज इसी पर आएगा, फिक्सेशन ऑफ सीनियरिटी, ठीक है, कि सीनियरिटी कैसे फिक्स की जाएगी इस संबंध में नियम बनेंगे। आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन नियम यह भी हो सकता है कि जब फर्दर प्रमोशन दिया जाएगा और उसमें भी अगर रिजर्वेशन हुआ, अगर, तो फिर सीनियरिटी अपॉइंटमेंट डेट से कंसीडर की जाएगी। नियम यह भी हो सकता है, और सिचुएशन ये भी नियम बनाने के लिए एम्प्लॉयर को यानी स्टेट को मजबूर कर सकती है कि हम अपॉइंटमेंट डेट से सीनियरिटी नहीं देखेंगे। एक कैडर इसमें जब आप आए, ठीक है, तो वो जिस डेट से आप आए उसमें हम सीनियरिटी देखेंगे। जैसे केवल इतना
होना है कि 200-500 रुपए का इंक्रीमेंट जो सीनियर डीएम हैं उन्हें ज्यादा मिलेगा। ये जो बड़े जिले हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण जिले हैं, उनमें पोस्टिंग सीनियर डीएम की जाएगी। तो हो सकता है इस बात के लिए सीनियरिटी के संबंध में रूल यह भी बन सकता है कि डीएम के रूप में जो सीनियर है, क्योंकि यहां जो उद्देश्य है, ठीक है, बड़ा जिला है, वहां प्रशासनिक समस्याएं ज्यादा होंगी, तो डीएम के तौर पर जिसने संविभाग ज्यादा समय तक किया है उसे हम वहां अपॉइंट करेंगे और इस संबंध में जो सीनियरिटी हम फिक्स करेंगे वो डीएम के कैडर में सीनियरिटी होगी। ये रूल युक्ति संगत होगा, ठीक है। और ऐसी दशा में जो अनरिजर्व कैटेगरी का एसडीएम अभी प्रमोट होकर डीएम के कैडर में आया है, उसकी अपेक्षा जो रिजर्व कैटेगरी का है, भले ही उसमें कोई रिजर्वेशन न हो, लेकिन फिर भी उसे सीनियर मानकर ऐसे जिले में तैनात किया जाना ठीक होगा, ठीक है ना। तो सीनियरिटी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। सीनियरिटी क्या है? आपका सिविल राइट है, ठीक है, आपका दीवानी अधिकार है, ठीक है, सिविल राइट है, फंडामेंटल नहीं है। क्योंकि फंडामेंटल हो तब तो एक नियम कि जैसे नौकरी में आए उससे सीनियरिटी काउंट होगी, लेकिन नहीं, सीनियरिटी विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग अलग ढंग से काउंट हो सकती है और उसके लिए नियम बन सकते हैं, क्योंकि दैट इज द सिविल मैटर, नॉट, ठीक है, दैट इज द राइट विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अस एज अ फंडामेंटल। तो सीनियरिटी फंडामेंटल नहीं है। और इसमें वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? जैसे हमने बताया ना, बड़े जिले में तैनाती है और फर्दर पोस्ट पर, ठीक है, फर्दर पोस्ट पर प्रमोशन। ये दो अलग अलग उद्देश्य हैं। इन दो अलग अलग उद्देश्यों के लिए वरिष्ठता का क्रम, इसको फिक्स करने के लिए अलग अलग नियम हो सकते हैं। बस वे नियम स्वयं में कैसे होने चाहिए? युक्ति संगत, रीजनेबल, जस्ट, फेयर। और ये रीजनेबल, जस्ट और फेयर हैं, ये कब माना जाएगा? जब वे प्रमोशन या बड़े जिलों में तैनाती होने वाले किए जाने योग्य नागरिकों का चयन योग्य नागरिकों में से एक बुद्धिमत्तापूर्ण, ठीक है, तर्कपूर्ण और युक्ति संगत अंतरक के आधार पर करें, ठीक है ना। तब जो अंतरक है वो वैलिड डिफरेंशिया है, ये माना जाएगा। और इस अंतरक का एक युक्ति संगत संबंध उस उद्देश्य से हो जिस उद्देश्य के लिए वर्गीकरण किया जा रहा है, तो ये सारा कुछ ठीक है, ठीक है। यही हाल टर्मिनेशन का है। आप नौकरी से निकालना चाहते हैं तो वेदर द एम्प्लॉय, ठीक है, जो नियोजित व्यक्ति है वो अस्थायी कर्मचारियों के वर्ग का है या स्थायी कर्मचारियों के वर्ग का है, इससे मतलब नहीं। टर्मिनेशन समान आधारों पर होगा, समता रहेगी। टर्मिनेशन नहीं हो सकता, ये बात नहीं। टर्मिनेशन मीनिंग देयर बाय सेवा समाप्ति, लेकिन समता होगी। जैसे आप ये कह सकते हैं कि भाई हमें अब इस सेवा के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी सेवा हो वो एक स्थिति को लाने के लिए चलाई जाती है और वो स्थिति आ गई, ठीक है। आपने मद्य निषेध विभाग स्थापित किया, आपको शराब पीते ही नहीं, ठीक है। अच्छा, शराब आप सीखते कैसे? दूसरों को देखकर। जब सबने छोड़ दी तो अगली पीढ़ी के शराबी होने का कोई मतलब बचा नहीं, क्योंकि फिर शराब बनेगी ही नहीं। भाई शराबी तो तब होगी जब बने, और जब सबने छोड़ ही दी तो बनेगी कैसे? तो जो डिस्टिलरी है
उसके कर्मचारी ठीक अनवांटेड हो गए, मद्य निषेध विभाग के कर्मचारी अनवांटेड हो गए, तो सेवा समाप्ति होगी। लेकिन सबकी होगी। आप ये नहीं करेंगे कि ये तो रहेंगे और ये नहीं रहेंगे, ठीक है। आप ये भी नहीं करेंगे कि मद्य निषेध विभाग इसका नाम बदल दिया और नाम बदलकर कहा कि मद्य निषेध विभाग खत्म हो गया, अब ये नया विभाग आया, इसमें ये कर्मचारी रहेंगे, और चूंकि पुराने वाले विभाग ही खत्म हो गए और उसके कर्मचारी ये थे, इन्हें हम निकाल देंगे। ये भी नहीं करेंगे। यानी तत्व में देखा जाएगा विभाग है या नहीं। बिहार में यही किया। ट्रस्ट बताया कि इस प्रकार की ट्रस्ट खत्म हो गई, और चूंकि इस प्रकार की ट्रस्ट खत्म हो गई, इतनी जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी था उस सबको हम निकालना है। और जबकि किया क्या, तब तो मैं खाली ट्रस्ट का नाम बदल दिया और बाकी सारे कर्मचारी उसमें काम कर रहा। तो कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा कि नहीं, 16(1) में नियोजन और नियुक्ति संबंधी विषयों में समता होगी। आप कहते हैं ट्रस्ट खत्म, कहां खत्म है? अगर खत्म हो गया तो जो ट्रस्ट की संपत्तियां थी वो दूसरों के पास जानी चाहिए, कहीं नहीं गए, वो आज भी है। आपने सिर्फ ट्रस्ट का नाम बदल दिया, तो ये नहीं चलेगा। तो नियोजन संबंधी मामले, चाहे टर्मिनेशन के हो, चाहे सीनियोरिटी के हो, चाहे प्रोविजन के हो, चाहे नियुक्ति के हो, चाहे ट्रांसफर के हो, सब में समता रहेगी। और समता का अर्थ वर्गीकरण के सहित समता होता है। समता का अर्थ आपका यांत्रिक मैकेनिकल इक्वलिटी नहीं होता। एक लाठी से सब नहीं आके जाएंगे, क्योंकि नागरिक स्वयं में डिफरेंट जरूरतों के। अब सबसे प्रमुख विषय है एक समान कार्य के लिए समान वेतन। तो सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द सोर्स, फ्रॉम वेयर, ठीक है, दिस आइडिया हैज कम। ये आया कहां से, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा। क्योंकि अभिव्यक्त रूप से ये अनुच्छेद 39D वहां तो लिखा है, और 39D डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो अगर बिल्कुल मूर्खता के ढंग से बात करें, ठीक है, सारा डेवलपमेंट जो अब तक हुआ उसे निगाह में न रखें, तो फिर बात यह है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी नॉन इन्फोर्सेबल ना, ठीक है, वो तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है, इन्फोर्सेबल थोड़ी है। जैसे आपके आचरण की जो नीति है उसका निर्देशक तत्व यह है कि आपको जीवों के प्रति दया ये दिखानी चाहिए। और दया का मतलब हुआ अफर्मेटिव एक्शन। दफा का आपका दया का मतलब आपका उदासीन व्यवहार नहीं है। अगर आप, ठीक है, न्यूट्रल बने हुए हैं जीवों के प्रति, तो आप आचरण की नीति का पालन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आचरण की जो नीति है वो आपसे पॉजिटिव एक्ट की अपेक्षा करती है। और पॉजिटिव एक्ट की अपेक्षा का मतलब यह हुआ कि अगर जून का महीना है और आप देखते हैं कि कोई जीव जंतु आया है, तो उसे पानी भरकर आप एक बार दिखा जरूर लें। हो सकता है वो जबान से तो बता नहीं सकता कि हम प्यासे हैं, हो सकता है प्यासा हो। ये आपका पॉजिटिव, ठीक है, व्यवहार होना ही चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है, आपकी आचरण की नीति के मुताबिक। अगर आप न्यूट्रल बने रहते हैं, ना उसे नुकसान पहुंचाते ना कुछ करते हैं, तो आप जीवों के प्रति दयालु नहीं है। जीवों के प्रति दयालु होना ये बिल्कुल अलग बात है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आपकी आचरण की नीति का निर्देशक तत्व है कि आप जीवों के प्रति दया करें। नहीं करते, ठीक है, तो
आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। तो अगर अब तक के डेवलपमेंट को हम निगाह में न रखे हैं तो फिर बात यह आ जाती है कि 39D जो कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन होगा, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है। मीनिंग देयर बाय स्टेट प्रयास करे कि समान कार्य के लिए समान वेतन रहे। लेकिन ड्यूटी कोई नहीं है, ठीक है, ड्यूटी कोई नहीं है। अगर बेवकूफी की बात करें, अगर हम सारी चीज जो अब तक हुई उसे भूल जाए तो, और बाकी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में अभिव्यक्त रूप से नहीं लिखा कि समान कार्य के लिए समान वेतन होगा, बाकी कहीं नहीं लिखा, तो फिर ये आइडिया आया कहां से? क्योंकि 39D इन्फोर्सेबल नहीं। तो कोर्ट ने जो समान कार्य के लिए समान वेतन प्रिंसिपल इनिशिएट किया है, विकसित किया है, वो अनुच्छेद 14, 16(1) प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की है वो, और 39D, इन चार स्रोतों को ध्यान में लेकर समान कार्य के लिए समान वेतन ये सिद्धांत विकसित किया। और ये जब तक हम कहते नहीं भाई तब तक आप ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए बार बार हमें बोलना पड़ता है। ये भी प्री में खूब पूछा जाता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन ये किन उपबंधों के आधार पर विकसित हुआ है। वो लिखेंगे, एक विकल्प बनाएंगे 14, एक विकल्प बनाएंगे 16, एक बनाएंगे 39D, ठीक है, और एक बना देंगे, ठीक है, उपरोक्त तीनों, ठीक है। अगर अब जो फैशन चल गया है, 5 विकल्पों का फैशन चल गया है, अब 4 का नहीं रहा, तो चौथा बना देंगे भारत का संविधान की जो आपका प्रियम्बल है, उद्देशिका है, और 5वां विकल्प बना देंगे उपरोक्त सब। अब लगाइए, ठीक है, ऐसे भी बन सकता है, या इनमें से एक में चारों लिख देंगे और बाकी बनाकर नीचे लिख देंगे उपरोक्त में से कोई नहीं, सब गलत है, ठीक है। तो चीजों को समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा, और याद रखने की कोई जरूरत होती नहीं अगर चीजें समझ में, क्योंकि 14, ठीक है, विस्तार करता है तो 16 बनता है, ठीक है। 14 जब एक्सप्लेन किया जाता है तब 15 और 16 आते हैं। इसका मतलब 14 अगर आ रहा तो 15 और 16 नहीं है, और अगर 16 आ रहा और 14 लिखा है तो वो भी है, ऐसे मान के चले तो भी हो जाएगा। यानी 14 और 16 तो हो ही गया, और जो 39D में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होगा, तो फिर ये तो हो ही जाएगा। और सीधी बात कि केशवानंद भारती से लेकर अब तक लगातार यह कहा गया है कि उद्देशिका में जो उद्देश्य घोषित किए गए उन्हें प्राप्त करने के लिए ही फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ये भारत के संविधान में है। मीनिंग देयर बाय दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स, ये उपाय हैं जिनके द्वारा उन संवैधानिक आदर्शों को जो उद्देशिका में घोषित हुए उन्हें प्राप्त किया जाएगा। तो फिर उद्देशिका ऑटोमेटिकली हो गई। ये तब जब आपको क्लियर कुछ ना पता हो, ठीक है, मनन के आधार पर यह उत्तर आ सकते हैं। लेकिन मनन करने के लिए पहले मटेरियल तो हो, जो मटेरियल ही नहीं तो फिर क्या। और अदरवाइज आप याद करते घूमेंगे, जो एक समय याद रहेगा 2 महीने बाद याद ही नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी है कि इन सब बात को समझ लिया जाए। तो ये 4 स्रोत हैं जहां से ये बात आती है। लेकिन क्या कार्य की समानता कार्य के भौतिक स्वरूप के आधार पर मानी जाए? सवाल ये ना, असल में जो मूर्ख है वो भी
और जो धूर्त है वो भी उस व्यक्ति की आलोचना करता है जो सैद्धांतिक व्याख्या करता है, क्योंकि मूर्ख तो अकल से हीन है, उसको तो मालूम ही नहीं है कुछ भी, वो कुछ कर ही नहीं सकता। मूर्ख कौन होता है? जो भौतिक स्वरूप को देखकर कोई निर्णय लेता है। और जो धूर्त है वो अकल का, ठीक है, गलत उद्देश्यों के लिए, गलत मीनिंग दर भाई, अपने फायदे के लिए अकल का उपयोग करके और सैद्धांतिक व्याख्या को दूषित बनाता है। लेकिन जो सैद्धांतिक व्याख्या कर रहा है उसके दोनों दुश्मन, मूर्ख भी और धूर्त भी। तो सवाल यह है, जैसे धूर्त आपको समझाएगा कि अरे भाई ये भी बढ़ाई और ये भी बढ़ाई, तो इन्हें इतने पैसे क्यों मिल रहे हैं और इन्हें इतने कम क्यों मिल रहा है, जबकि ये कारपेंटर जरूर हैं लेकिन जो बना रहे हैं वो बच्चों के खेलने के खिलौने हैं। और ये कारपेंटर जरूर हैं लेकिन जो बना रही हैं वो युद्ध में सैनिक के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली राइफल का बट है, जो यदि भारी हो गया तो जान पर बन जाएगी क्योंकि वो उठाई नहीं जा सकेगी। ठीक है, जिसका डिजाइन अगर जरा सा भी गड़बड़ हुआ, ठीक है, तो जो नुकसान होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। आप अगर फिजिकली देखें तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, ये भी लकड़ी का काम कर रहा है, ये भी, लेकिन जो पद है उसकी जो काम करने की दशाएं हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्हें 10 से 5 छुट्टी मिल जाती है, काम करते समय इनका फोन इनके पास रहता है, ठीक है, और ये किसी भी समय अपने परिवार से बात कर सकते हैं। अब चूंकि आर्म्स फैक्ट्री, इस पर दुश्मन की निगाहें होती हैं, इसलिए इन्हें जब घर से ले जाया जाता है पट्टी बांधकर आंखों पर, ठीक है, वर्किंग प्लेस तक ले जाया जाता है, वहां पट्टी खोली जाती है और कोई कम्युनिकेशन की डिवाइस इनके पास नहीं रहती, किसी से बात नहीं कर सकते। 8 घंटे ये काम करेंगे और फिर आंखों पर पट्टी बांधकर इन्हें घर छोड़ दिया जाएगा। इन्हें साप्ताहिक अवकाश मिलता है, इन्हें कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं, ठीक है। इनके काम के घंटे तय हैं, इनके काम के घंटे तय नहीं है। नॉर्मली ये 8 घंटे, लेकिन अगर युद्ध शुरू हो गया तो फिर कब तक काम करेंगे पता नहीं, या कोई स्पेशल जॉब दे दिया गया तो कब तक काम करेंगे मालूम नहीं। यानी काम एक जैसा हो तो भी, एक जैसा हो तो भी काम से जुड़ी हुई जो दशाएं हैं, यानी कार्य करने की जो दशा, यानी जो कार्य दशा है वो, और पद से जुड़े हुए उत्तरदायित्व, ठीक है, यानी जो काम आप करेंगे उससे जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी गुणवत्ता के दृष्टिकोण से दो कार्यों में भेद पैदा कर देती है। आप ये नहीं कह सकते कि दोनों एक ही काम कर रहे हैं, एक काम नहीं कर रहे। एक जज साहब का स्टेनो और एक जो आपका खंड विकास अधिकारी है उसका स्टेनो, एक चीफ मिनिस्टर का स्टेनो, ठीक है, और आप एक डीएम का स्टेनो। इसकी कार्यदशा है और इसके काम से जुड़े हुए जो उत्तरदायित्व, इनको देखते हुए इन दोनों कामों को एक नहीं कह सकते। डीएम का जो स्टेनो है गलती करेगा क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। चीफ मिनिस्टर के स्टेनो ने गलती की, फर्क पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर के स्टेनो को बड़े बड़े कारोबारी बहुत बड़ी बड़ी धनराशियां ये ऑफर करेंगे नीति जानने के लिए, क्योंकि आज जिस जमीन की कीमत
1000 रुपए गज है। अगर कल वहां कोई सरकारी इंडस्ट्री या सरकारी रोड निकलने वाली हो, ठीक है, उनका गंगा एक्सप्रेस वे यहां से निकलेगा, तो आपको तो तब पता लगेगा ना जब निकल जाएगा, जब घोषित हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट के स्तर पर तो बहुत पहले यह तय हो जाएगा कि यहां गंगा एक्सप्रेस वे निकलना है, और वो जानकारी अगर किसी को मिल जाए तो बहुत सस्ते दामों वो अड़ोस पड़ोस की जमीन खरीद लेगा और अरबों रुपए का फायदा एक नंबर में होगा। यही होता रहा है गांधी परिवार के साथ। कभी नहीं पकड़े जाएंगे क्योंकि सब मालूम है सरकार की इंडस्ट्री कहां लगने वाली है। ठीक है, वही बात कि 50 लाख रुपए का लोन एक प्राइवेट कंपनी देती है, उस 50 लाख से जमीन खरीदी जाती है, जिस जमीन की कीमत करोड़ों में है, और करोड़ों में वो जमीन वो खरीद लेते हैं। ठीक है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, हींग लगी न फिटकरी और रंग चोखा ही चोखा है। ठीक है, तो इस ढंग से घोटाले होते हैं जिन्हें पकड़ा ही नहीं जा सकता, जिन्हें पकड़ा ही नहीं जा सकता। तो चीफ मिनिस्टर का जो स्टेनो है, उसे जो ऑफर होगा, इस ऑफर को ठुकराना भी अपने आप में, क्योंकि वो भी मानवीय है, ठुकराता है, नहीं बताता है, और अगर बता दे तो जेल जाएगा। डीएम साहब के स्टेनो के साथ ये नहीं है। तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं। इसके बाद भी पद से जुड़ी गोपनीयता, पद की कार्यदशाएं और पद की जो पद से जुड़ा उत्तरदायित्व है, ये काम को अलग कर देता है। और आप ये नहीं कह सकते कि दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन मूर्ख वो कहेगा एक ही तो कर रहे हैं, ये भी स्टेनो है, ये भी स्टेनो है। और जो धूर्त है वो भी यही दिखाएगा कि ये भी स्टेनो, ये भी स्टेनो। और जो समझदार है वो कहेगा ना दोनों अलग है, दोनों अलग है। ठीक है, और धूर्त और मूर्ख मिलकर समझदार की आलोचना करेंगे, क्योंकि मूर्ख ये मानेगा ये गलत कर रहे हैं, इसलिए वो आलोचना करेगा। और धूर्त ये जानता है कि समझदार आदमी के रहते हमारी दाल गल नहीं सकती, इसलिए ये धूर्त आदमी चाहेगा कि ये समझदार आदमी कैसे भी जनता की नजर में अविश्वसनीय ये हो जाए, और वही प्रयास करेगा। और ऐसे प्रयासों को रोकने के लिए ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बना है, क्योंकि कोर्ट समझदार माना गया है कि वो समझदारी के साथ काम करेगा। ठीक है, और विधायिका भी समझदार मानी गई, क्योंकि कार्यपालिका पॉलिटिकल लोगों से बनेगी। ठीक है, तो संभावना यह है कि वे गड़बड़ कर सकता है, और क्योंकि वो बहुमत में होंगे विधायिका में, इसलिए संभावना यह है कि वे विधायिका भी गड़बड़ कर सकती है। और कोर्ट को समझदार माना गया है कि चूंकि वहां ठीक लोग होंगे, हालांकि वहां भी कमिटेड चीजें आ गई। हमने कहा ना कि चीजें खुद में गलत थोड़ी हैं, आप क्या कर रहे हो इससे मतलब होता है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन 4 जगह से आ रहा है, और इसका एप्लीकेशन करने के लिए जरूरी यह है कि कार्यदशा देखी जाएगी, और यह भी देखा जाएगा कि कार्य से जुड़ी गोपनीयता ये कितनी है, यह भी देखा जाएगा कि कार्य से जुड़े उत्तरदायित्व क्या है। और जो प्रमोद कुमार भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें मसला यही था। ये प्रमोद कुमार भारती मध्य प्रदेश में इंटरमीडिएट कॉलेज में लेक्चरर थे, और वहीं टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी थे, जैसे आईटीआई अपने हैं। और आईटीआई ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जो डिग्री मिलती थी, उसकी वैल्यू इंटरमीडिएट के बराबर ही थी। यानी आप टेक्निकल इंस्टीट्यूट से डिग्री ले लें तो ये सामान्य एकेडमिक पढ़ाई अपना भी करें तो भी आप इंटरमीडिएट समकक्ष माने जाएंगे। और दोनों टीचर्स की जो वर्किंग कंडीशंस थी वो भी एक जैसी थी।
उनको तनख्वाह ज्यादा मिलती थी, इन्हें कम मिलती थी। इस आधार पर समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग की गई और कहा गया टीचिंग हम भी करते हैं, टीचिंग ये भी करते हैं। स्कूल का स्टेटस भी समान है, कार्य की दशाएं भी समान है, ठीक है। इसलिए हमें समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। नहीं दिया कोर्ट ने, इसलिए नहीं कि समान कार्य था या नहीं, कोर्ट ने यह कहा, ठीक है। इस मुकदमे में जो समान वेतन नहीं मिला उसके कारण दूसरे हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको इस मुकदमे के माध्यम से दो बातें हैं कि एक तो 14-16 3090 और साथ में प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क प्रिंसिपल आता है। ये इस मुकदमे में कहा गया, ये बात बताना चाहते हैं। दूसरी बात कि कोर्ट ने यह भी कहा कि कार्य एकदम समान होना चाहिए, उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण से, काम की दशाओं के दृष्टिकोण से, और वो जो जिम्मेदारी है या महत्व है काम का, उस सबके दृष्टिकोण से कार्य एकदम समान होना चाहिए। ये कहा कोर्ट ने, ये होना ही चाहिए। अब ये होना ही चाहिए, ठीक है, एक बात है, और ये है, ये दूसरी बात। प्रिंसिपली ये होना चाहिए, तब इक्वल पे मांगी जा सकती है इक्वल वर्क के लिए, तब वर्क को इक्वल कहा जाएगा। इक्वल पे होगी कब? जब इक्वल वर्क हो। वर्क इक्वल कब होगा? जब कार्यदशा, गोपनीयता, ठीक है, और उत्तरदायित्व पद से जुड़ा हुआ तीनों समान हो, तब वर्क इक्वल है यह कहा जाएगा। यह कोर्ट ने कहा होना चाहिए ऐसा। अब जो होना चाहिए वो है पर्टिकुलर केस में, ये साबित करना किसकी जिम्मेदारी है, ये साबित करने के भार से संबंधित है। और प्रमोद कुमार भारती में कोर्ट ने कहा कि चूंकि 16 है, विस्तार है 14 का, इसलिए 14 और 16 है, इसके आधार पर आप इक्वल पे मांग रहे हो। नो डाउट ये 14 का भी भाग है, ये 16 में भी है, लेकिन वर्गीकरण के सिद्धांत के संबंध में यह बहुत पहले से स्थापित है कि अगर आप वर्गीकरण के युक्ति संगत न होने की शिकायत कर रहे हो, आप यह कह रहे हो कि राज्य ने जो वर्ग बनाया है तकनीकी शिक्षकों का और जो उन्हें अधिक तनख्वाह देने का फैसला किया है, यह किसी उद्देश्य और किसी ठीक अंतरक पर आधारित नहीं है। हम भी शिक्षक के वर्ग में हैं और एक जैसी दशा में शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए इनके बराबर तनख्वाह हमें मिलनी चाहिए, यही तो कहना है आपका। तो ऐसा है, ये साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। क्यों 14 और 16 में वर्गीकरण अयुक्त संगत है, इसे साबित करने की जिम्मेदारी किस पर होती है? उस पर जो ये कहता है कि वर्गीकरण युक्ति संगत नहीं है। और आपने जो मटेरियल हमारे समक्ष रखा है, इससे यह साबित नहीं होता कि आपके साथ अन्याय किया गया, अर्थात तकनीकी शिक्षकों को आप एकेडमिक शिक्षकों से किसी अयुक्त संगत, अतर्कपूर्ण, अंतरक के आधार पर अलग किया गया है, इसलिए आपको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं दिया जा सकता। हो सकता है कि आप इक्वल वर्क कर रहे हैं, लेकिन दिस वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ दैट यू मस्ट प्रोड्यूस द मटेरियल टू शो द इक्वलिटी ऑफ वर्क which is performed by you and which is performed by them, and you have not discharged your responsibility. That is why in this particular case equal pay can't be, ठीक है, sanctioned, ठीक है, वो आपको नहीं दी जा सकती।
लेकिन क्या हुआ तथ्यों में, इससे हमारा मतलब नहीं, हमारा मतलब तो प्रिंसिपल से। इक्वल वर्क होना चाहिए। और कोर्ट ने जब प्रोफेशनल सर्विसेज में, कल भी हमने चर्चा की थी, जब प्रोफेशनल सर्विसेज में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को लागू किया तो उन्होंने कहा नहीं, यहां भी भौतिक काम के दृष्टिकोण से इक्वलिटी को नहीं आंका जाएगा। गुणवत्ता इसके आधार पर, ठीक है, विभिन्न लोगों द्वारा, विभिन्न प्रोफेशनल्स के द्वारा उस काम को किए जाने के वर्ग बनाए जा सकते हैं। और गुणवत्ता के आधार पर अगर वर्ग बनाया जाता है तो ये वर्ग जिस अंतरक अर्थात गुणवत्ता पर आधारित किया गया है वो अंतरक बुद्धिमत्तापूर्ण है, तर्कपूर्ण है और वास्तविक है। कोर्ट ने कहा कि अगर डॉक्टर घाव की मरहम पट्टी कर रहा है और कंपाउंडर वो भी मरहम पट्टी कर रहा है, उन्हीं, ठीक है, रसायनों का, उन्हीं केमिकल्स का उपयोग डॉक्टर करेगा और उन्हीं केमिकल्स का उपयोग कंपाउंडर करेगा मरहम पट्टी के लिए। उसी पट्टी का सब कुछ वही होगा, लेकिन फिर भी इन दोनों कामों को, ठीक है, इक्वल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डॉक्टर, उसकी गुणवत्ता ज्यादा है, ठीक है, उसके द्वारा पट्टी किए जाने पर जो संतुष्टि है व्यक्ति की वो ज्यादा है। आप किससे कराना चाहोगे, कंपाउंडर से या डॉक्टर से? सीनियर वकील और जूनियर वकील, इसकी फीस एक नहीं हो सकती, ठीक है। एक्सपीरियंस अपने आप में काम में गुणवत्ता ज्यादा लाता है। और जूनियर से गलती होगी आप शिकायत नहीं करेंगे, सीनियर से गलती हुई आप 20 जगह उससे गालियां देंगे। कंपाउंडर से गलती हो आप कोई मुकदमा नहीं लाएंगे, डॉक्टर से गलती हो सकता है आप कंज्यूमर फोरम में मुकदमा ले आए। तो क्या नहीं हुआ इससे नहीं निर्धारित होगा, ठीक है, क्या नहीं हुआ, काम की इक्वलिटी इससे तय नहीं होगी, क्या हो सकता है इससे तय होगी। इतने प्रोफेशनल वर्क जहां पर होगा वहां अगर गुणवत्ता के आधार पर अंतरक निर्मित करके और जो पे है या जो फीस है या जो कंपनसेशन है उसके अलग अलग मापमान निर्धारित कर दिए गए, तो इसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क सिद्धांत का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता, ऐसा न्यायालय ने डिसाइड किया है। और उन्होंने कहा कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं इनके आधार पर अगर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये किया गया है तो भी ठीक हो सकता है। अधिकतर मामलों में उन्होंने ठीक माना भी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के आधार पर किसी को ज्यादा और किसी को कम पैसा दिया गया है वेतन के तौर पर, ठीक है, तो वो हमेशा ठीक होगा और या हमेशा गलत होगा, दोनों ही बातें नहीं। और आप चूंकि होता क्या है कि अन्य विषयों को पढ़ने के कारण उन्हीं की आदतों के होते हैं, या ठीक या गलत, ये दो ही बातें होती। कानून में नहीं, कानून में हर बार ये तय होगा कि सही है या गलत, क्योंकि यहां प्रिंसिपल क्या है, वर्गीकरण हो सकता है, किसी को ज्यादा पे के वर्ग में रखा जा सकता है, किसी को कम पे के वर्ग में रखा जा सकता है, लेकिन ये वर्गीकरण जिस आधार पर कर रहा है वो बुद्धिमत्तापूर्ण होना चाहिए, वो तर्कपूर्ण होना चाहिए, वो वास्तविक होना चाहिए। एक पोस्ट है प्रोफेसर की है, हम वहां ये सिद्धांत रख सकते हैं कि जो प्रोफेसर पीएचडी होंगे हम उन्हें ज्यादा पैसा देंगे। इससे हम प्रोफेसर के पद पर काम करने वाले अन्य व्यक्तियों को उत्साहित कर रहे हैं कि वे भी पीएचडी करें।
और विषय में और योग्यता ये हासिल करें। ठीक है, तो अगर ये किया गया है तो वर्गीकरण का उद्देश्य उचित है, जबकि काम की दशाएं समान है, उत्तरदायित्व तो समान है। ठीक है, सब कुछ समान है, लेकिन फिर भी वर्गीकरण जायज है। और मालूम पड़ा है पढ़ाई लिखाई का कोई रोल ही नहीं है उस पोस्ट में, कोई रोल नहीं पढ़ाई लिखाई का। उन्होंने कहा ये ड्राफ्ट मैन है, नक्शा बनाएंगे। लेकिन बोले जो ग्रेजुएट नक्शा बनाने वाले होंगे उन्हें हम ज्यादा तनख्वाह देंगे, जो हाई स्कूल पास नक्शा बनाने वाले होंगे उन्हें कम देंगे। ये वर्गीकरण अवास्तविक है, क्योंकि जो वर्गीकरण का उद्देश्य है उसका उस अंतरक से कोई ताल्लुक ही नहीं है जिस आधार पर अंतर किया गया है दो वर्गों में। आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के आधार पर अंतर किया है, आपने अंतरक के तौर पर स्वीकारा क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो ग्रेजुएट होंगे उन्हें ज्यादा देंगे, जो हाई स्कूल पास होंगे उन्हें कम देंगे। और इस अंतरक का उद्देश्य क्या है? अच्छा नक्शा बने, एक्यूरेट नक्शा बने। ये उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्योंकि किसी को सूर और कबीर और तुलसी और अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है तो नक्शा बनाने में उसका क्या उपयोग? ठीक है, इसलिए वर्गीकरण गलत भी हो सकता है। और फिर वही बात आ जाती, मूर्ख और धूर्त। मूर्ख वो समझ नहीं पाएगा कि इन्हें इक्वल पे क्यों नहीं मिली, वर्क इक्वल होते हुए भी, और इन्हें क्यों मिल गई। और धूर्त ये समझाएगा कि वो तो जानबूझ के किया गया। ठीक है, धूर्त ये समझा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमेशा न्यायालय ठीक ही डिसाइड करता है, हम वृत्तियों की और प्रवृत्तियों की बात कर रहे हैं। इस विषय पर बड़ा प्रसिद्ध मुकदमा है रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें उलट स्थिति थी। पुलिस के जो ड्राइवर थे उन्हें कम तनख्वाह दे रहे थे, और दिल्ली सरकार के जो अन्य विभाग थे, चाहे शिक्षा हो, चाहे डीएम साहब का हो, चाहे एसपी साहब का हो, उनके जो ड्राइवर थे उन्हें ज्यादा तनख्वाह दे रहे थे। और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क में यह भी है कि काम की दशाएं, गुणवत्ता, उत्तरदायित्व, यह तो देखा ही जाएगा। साथ ही साथ यह भी देखा जाएगा कि क्या आप एक ही नियोजक के अंतर्गत नियोजित कर्मचारी हैं, यह भी देखा जाएगा। क्योंकि स्वयं नियोजक की आर्थिक क्षमता अलग अलग हो सकती है। आपने कम क्षमतावान नियोजक के यहां नौकरी की तो भाई आपको कम मिलेगा। इन्होंने ज्यादा क्षमतावान नियोजक के नौकरी की, इन्हें ज्यादा मिलेगा। ठीक है, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो जिला सहकारी बैंक इसके द्वारा प्रायोजित थी, उनके कर्मचारियों को कम वेतन मिल रहा था। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो नेशनलाइज बैंकों द्वारा स्पॉन्सर्ड थी, उन्हें वेतन ज्यादा मिल रहा था। ये कहा गया बैंकिंग का काम दोनों कर रहे हैं, गुणवत्ता दोनों की एक जैसी, कार्यदक्षाएं दोनों की एक जैसी, सब कुछ एक जैसा है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, नियोजक की क्षमता यह भी तो देखी जाएगी। नियोजक क्षमतावान उतना नहीं है, क्या करें? तो अच्छा, एक ही नियोजक के अधीन कर्मचारियों के दो वर्ग हैं। ठीक है, एक ही नियोजक के अधीन डिफरेंट कैडर। ठीक है, डिफरेंट कैडर, नियोजक एक, लेकिन उसके अधीन जो क्लर्क काम कर रहे हैं उनमें से एक क्लर्क वो है जो अकाउंट सेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, जो अकाउंट सेक्शन में काम कर रहा है। और एक क्लर्क वो है जो आने जाने वालों का बैठकर गेट पर हिसाब रख रहा है। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है ना? तो यहां भी एक ही नियोजक के अधीन जो विभिन्न वर्ग हैं कर्मचारियों के, उनमें भी अंतर किया जा सकता है। और अगर एक ही नियोजक के अधीन विभिन्न ग्रेड्स के कर्मचारी हैं
लेकिन उनके बीच जो अंतर किया गया वो वास्तविक अंतरक, बुद्धिमत्तापूर्ण अंतरक, इस पर आधारित नहीं है और उसका उद्देश्य से कोई संबंध नहीं, तो नहीं भी किया जा सकता है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जो याद रखना है वो कानून, कानून याद रखना है, क्योंकि कानून ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड है और फिर उस ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड का उपयोग करके जो मुकदमा होता है उसे सब्जेक्टिवली डिसाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड क्या है? ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड ये है विभिन्न कर्मचारियों को विभिन्न वेतनमान दिए जा सकते हैं। शर्त यह कि जो वर्ग आपने बनाए उनमें अंतरक बुद्धिमत्तापूर्ण हो, वास्तविक हो, ठीक है, और तर्कपूर्ण हो, और उसका वर्गीकरण के उद्देश्य से एक निश्चित संबंध जो आपके कर्मचारियों के विभिन्न वर्ग बना दिए हैं, क्यों बनाए हैं, इससे एक युक्तिसंगत संबंध हो। ये अगर हो रहा है तो ठीक है, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क सिद्धांत लागू होगा। और अदरवाइज जैसे पे कमीशन की रिपोर्ट्स हैं, सरकार ने क्या किया, कुछ कर्मचारियों के संबंध में लागू कर दी, कुछ के संबंध में लागू नहीं की। अब कोर्ट ने पूछा ये जो वर्ग आपने बनाया कि इनके संबंध में लागू कर दी, इनके संबंध में नहीं, ये वर्ग किस अंतरक के आधार पर बनाया, ये बताइए। दोनों सरकार के कर्मचारी, जो वर्गीकरण है इसका अंतरक क्या है और उसका किस प्रकार उद्देश्य से संबंध है। उद्देश्य क्या, वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है, पहले यह बताइए। फिर वर्गीकरण किस अंतरक पर किया है ये बताइए, और इन दोनों के बीच संबंध क्या है ये बता दीजिए। नहीं है कोई तो क्वेश, ठीक है। और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जब हम देंगे तो ये देखेंगे कि क्या नियोजक एक है, क्या पद, उससे जुड़े हुए उत्तरदायित्व, उससे जुड़ी हुई कार्यदशाएं, उससे जुड़ी हुई गोपनीयता दूसरे पद से समान है। जब देंगे तब, ठीक है। जब नहीं देंगे तो अगर वर्गीकरण, ठीक है, डिफरेंट आधारों पर तो नहीं देंगे, जब देंगे तो ये चीजें देखेंगे। और अगर ऐसा है तो मिलेगा। तो रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ, दिल्ली पुलिस इसके ड्राइवर्स को कम तनख्वाह दे रहा है और दिल्ली विभाग के कर्म, जो दिल्ली सरकार के अन्य विभाग हैं, उनके ड्राइवर्स को ज्यादा दे रहा है। समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग हुई। सरकार ने कहा कि चूंकि नियोजक अलग अलग है, ठीक है, इसलिए समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिल सकता। सरकार ने कहा कि नियोजक अलग, ये ठीक बात है। लेकिन जहां तक दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों का, दिल्ली पुलिस के ड्राइवर्स का सवाल है, तो उन्हें तो और ज्यादा मिलनी चाहिए तनख्वाह। इसलिए क्योंकि वे कठिन परिस्थितियों में ड्राइविंग करते हैं बनिस्बत आपके अन्य ड्राइवर्स के, क्योंकि अन्य ड्राइवर तो 10 से 5 नौकरी करते हैं, वो तो 24 घंटे नौकरी करते हैं, किसी भी समय बुलाए जाएंगे। जब दंगा चलेगा तो आपके अन्य ड्राइवर घरों पर होंगे और पुलिस के ड्राइवर से कहा जाएगा लेके चलो, वो दंगे वाली जगह पर होगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी यही है। आप तो दिसंबर की सर्दी में लेटे होंगे, वो सड़क पे होगा। आप तो होली दिवाली घर पे होंगे, उसे उन्हीं दिनों में छुट्टी नहीं मिलेगी। आप तो कोरोना में मास्क बांध के घर पे बैठे होंगे, वो ड्यूटी कर रहा होगा, उसकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं बहुत खराब है, मतलब बहुत खराब नहीं, कठोर है। इसलिए आपके अन्य विभाग के कर्मचारियों को कम मिलना चाहिए, इससे ज्यादा मिलना चाहिए। बात तो ये है, आप कहते इक्वल पे फॉर वर्क इक्वल नहीं है, इसलिए इक्वल पे नहीं दी जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन जो दे रहे हो इक्वल पे वाकई नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी कम होनी चाहिए, इनकी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये एज अ फंडामेंटल राइट 14 और 16 में अंतर्निहित माना गया है।
और जो भी फंडामेंटल राइट्स अंतर्निहित मान लिए जाएंगे वे भी फंडामेंटल राइट माने जाएंगे। तो आज की डेट में 14 और 16 फंडामेंटल राइट माना गया, और ये 39D और आपका किससे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो प्रियम्बल है उससे निकल रहा है। लेकिन आज की डेट पर चूंकि इसका इतना ज्यादा उपयोग शुरू हो गया, इससे कोर्ट थोड़ा सख्त भी हुआ है, और नए जो मामले आ रहे हैं उसमें अधिकतर उनकी जो वृत्ति दिख रही है वो ये न मानने की कि कार्यदशाएं एक हैं, ठीक है, और काम का नेचर इक्वल है। यानी काम का नेचर या इक्वल वर्क है या नहीं, ये काम की जो भौतिक दशा है उसे देखकर निर्धारित नहीं किया जाएगा। इवन यहां तक है, कम काम करने वाले को ज्यादा वेतन और ज्यादा काम करने वाले को कम वेतन, यह भी हो सकता है, क्योंकि काम का उत्तरदायित्व और काम की गुणवत्ता इसके आधार पर यह तय किया जाएगा। आप बहुत काम करते हैं, फिर क्या ये कि सुबह स्कूल में आए हैं, बच्चों के पेरेंट्स को फोन करना आपने शुरू कर दिया यह बताने के लिए कि कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है, उसमें आपको आमंत्रित किया जाता है और आप ही कर रहे हैं फोन पर बैठे। और दूसरा, जो टीचर है उसका काम यह है कि वो पढ़ाएगा, और वो भी ऐसा विषय पढ़ाएगा जिसे समझाने के लिए उसे समाज जीवन के बहुत से विषयों का ज्ञान चाहिए, अन्यथा वो विषय को समझा ही नहीं पाएगा। आपने देखा जब हम कानून बताते हैं तो बहुत सारे विषयों की बात करते हैं, अन्यथा वो विषय रखा ही नहीं जा सकता आपके सामने रोचक ढंग से कि वो आपको ग्राह्य हो। तो ये टीचर एक ही पीरियड लेता है, 2 ही पीरियड लेता है, लेकिन ये दिन भर व्यस्त रहता है। भले आपको किताब पढ़ता नहीं दिखता, हम तो फिल्मों से भी उदाहरण देते हैं, गानों से भी देते हैं। इसका मतलब वो फिल्म और गाना भी देख रहा है तो भी पढ़ ही रहा है, सोच ही रहा है उस समय अपने विषय पर, तभी तो ला पाएगा, नहीं तो लाएगा कैसे। और तुम्हें क्या है, तुमने फोन मिलाया और घर बैठे जाके, तो काम आप ज्यादा करते दिख रहे हैं लेकिन तनख्वाह उसकी ज्यादा हो सकती है। यहां वर्गीकरण युक्ति संगत है, ठीक है ना, क्योंकि गुणवत्ता काम की है, काम की मात्रा नहीं, काम की गुणवत्ता। इसे वर्गीकरण का आधार बनाया गया है, और वर्गीकरण कैसा है, युक्ति संगत है, तार्किक है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, और उद्देश्य से एक संबंध है, क्योंकि वो जो विषय पढ़ा रहा वो महत्वपूर्ण है और आप जो काम कर रहे हो ये उतने महत्व का नहीं है। तो वर्गीकरण से एक युक्ति संगत संबंध भी है। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये भी वर्गीकरण से आ रहा है। अब चर्चा होगी एक्सेप्शंस की। 15(1) और 15(2) इसमें जनरल रूल था, एक्सेप्शन 15(3), 15(4), 15(5), ठीक है, और अब तो 15(6) भी है, ठीक है, 15(6). ऐसे ही जनरल रूल 16(1), 16(2), अब एक्सेप्शन शुरू हो जाएंगे 16(3), 16(4), 16(5), 16(6), क्योंकि EWS यहां भी आ गया, ठीक है। तो बात करेंगे कल, देखेंगे।